आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्लास 10 के विषय हिंदी ए, ठीक है। मासिक जांच परीक्षा अक्टूबर माह का है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने ये गद्यांश को पढ़ चुका हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न 1 में लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है। तो कौन खोलता है इसमें? तो धैर्य खोलता है, यानी चौथा ऑप्शन। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हम कहता है अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं। तो कौन चरितार्थ करता है? तो जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं, ठीक है। जो जल्दी जल्दी का रट लगाते हैं। चलिए हम लोग तीसरा को देखते हैं। माली कितना भी वृक्ष को सींच ले, परंतु फल प्राप्ति समय या ऋतु आने पर ही होती है। यह भाव दोहे की किस पंक्ति में से निकलता है? तो यह भाव दोहे की किस पंक्ति से निकलता है? तो धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होत, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो इसमें है चौथा में किसी काम को करने में कम समय कब लगता है। तो ऑप्शन है इसमें, तो किसी काम को करने में कम समय कब लगता है? तो शांत मन से करने से कम समय लगता है। आप लोग इस गद्यांश को पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त कौन सा शीर्षक है? तो धैर्य का महत्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 का पहला है पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, क्रिया का भेद बताइए। यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो इसका क्रिया का भेद क्या होगा? तो दूसरा होगा, यानी अकर्मक होगा, ठीक। अब चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, क्रिया का भेद बताइए। तो इसमें होगा सकर्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में। अवय अवय से आप क्या समझते हैं? अवय से आप क्या समझते हैं? तो लिंग वचन पुरुष काल के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला शब्द, यानी चौथा नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए कुछ यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, तो तीसरा 2 बार है, तो ये चौथा है, ठीक है। तो वह आलोचना ही करता है, उचित अव्यय का चयन करें। तो इसमें क्या होगा? उचित अव्यय। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी सदा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 5वां नंबर में। देखिए इसमें भी मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है। इसमें कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं, तो कपट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यानी कपट जो है ना पर्यायवाची नहीं है, बाद बाकी जितना भी सब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए हम लोग इसको उत्तर देते हैं इसका। तो देखिए इसमें पहला क्या है। पहला क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की। यानी पहला क्वेश्चन में इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर होता है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, जो अस्थिर बुद्धि हो, जिनका मन चंचल हो। योग की शिक्षा तो उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके मन प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके हैं। उनके लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन
आपका क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की और संकेत करता है। यानी उत्साह जो कविता है वो में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर है, कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, तो दूसरी तरफ वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इसका उत्तर है, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ वह दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं तो हरी कहीं लाल पत्तियां है। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो क्या उम्मीद जगाता है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वह उसका क्या करते थे। यानी वो उसका क्या करते थे, तो देखते हैं इसका आंसर। जो कुछ भी खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। यानी किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका 4 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल चुपड़े गागर से की गई है। कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता। तेल चुपड़े गागर पर पानी की एक भी बूंद ठहर नहीं पाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। यानी गरजने के लिए वो क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है।
इसलिए उनका ध्यान मतलब गरजने के लिए कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। पानवाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पानवाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। पानवाला क्या था? काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ज़्यादा पान खाने के कारण उसके दांत काले हो जा चुके थे। इसका वही चरितार्थ था, यानी कैरेक्टर था। अब चलिए 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 5वें नंबर में, माँ के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति पाता है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? तो क्या कारण मानते हैं? सांप से भयभीत अर्थात विपदा के समय पिता के दुलार की कम माता की स्नेह, ममता और सुरक्षा की जरूरत अधिक होती है। यह सुरक्षा उसे माँ के आंचल में नजर आती है। यह सुरक्षा उसे माँ की आंचल में नजर आती है। इसलिए बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव होने पर भी विपदा के समय वो पिता के पास न जाकर माँ की शरण में जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें 5 किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है पहले नंबर में पहला का ए है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधुओं को लाते थे। ठीक है, साधुओं का यानी रूप लाते थे। तो इसका आंसर देखते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चरितार्थ विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो वे कबीर को अपना साहब मानते थे। क्या करते थे? कबीर को अपना साहब मानते थे। वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। वे सभी से खराब व्यवहार करते थे। 2 टूक बात कहने में ना कोई संकोच करते थे और ना किसी से झगड़ते थे। ठीक है, अब चलते हैं मतलब इसी का बी नंबर। ठीक है, बी नंबर में देखते हैं दूसरा मतलब 5वां का बी नंबर, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके दिए खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फले, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं थी जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेलते हैं इससे पूर्णतः भिन्न है।